इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने बजट पर चर्चा का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शहर के प्रबुद्ध जनों से बजट पर चर्चा की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज भारत श्रेष्ठ 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने एक व्यक्तित्व दिया है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही काम नहीं करती है। दलितों और वंचितों के लिए अवसर नहीं होते। मेरा सवाल है कि वे खुद किस मेरिट के आधार पर कांग्रेस में पद पाते हैं। राहुल गांधी ठीक से होमवर्क नहीं करते, उनका ट्विटर बदलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपना वजूद खत्म कर रही है। वहीं देश में चल रहे औरंगजेब की कब्र विवाद पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में हमेशा शिवाजी महाराज का सम्मान सर्वोपरि रहेगा। शिवाजी और औरंगजेब दो अलग अलग व्यक्तित्व है और औरंगजेब कभी भी भारत की विरासत नहीं हो सकता है। भारत पाकिस्तान के एक मैच का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जहीर खान और इरफान पठान पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों के विकेट गिरा रहे थे। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि यहाँ तो मुस्लिम खिलाड़ी है। इस पर मैंने कहा कि यहाँ भारत माता के बेटे हैं जो भारत को जीत दिलाने के लिए आए हैं। की पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, महामंत्री रहे, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष रहे, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में मंत्री रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए सारे केसों को आपने हाईकोर्ट में लड़ा है। ऐसे दीर्घ अनुभवी नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सीधे ही उनसे निवेदन करता हूँ, जोनल कॉन्क्लेव किए इंडस्ट्रीज के और साथ में GIS भी हुए अभी, उसमें लगभग 30 लाख करोड़ के MOU हुए, सब आपको सब विदित है। हम उसकी क्रियान्वयन के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। उसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावना है और इन सारी संभावनाओं को हम जमीन पे उतार कर मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश की GDP में वृद्धि करेंगे। किसान का क्षेत्र हो, खेत का क्षेत्र हो, MSP, आपने देखा होगा गेहूं की अभी MSP हमने बढ़ा दी है। तो किसान, जवान, महिला, सब क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के विकास में बजट बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा कभी और करूंगा। मैं सीधे हमारे नेता रविशंकर जी को आमंत्रित करता हूं, आप उनसे चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो आपको मिलता रहता हूँ। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। मित्रवर प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिला अध्यक्ष जी, कविता जी, अन्य सभी मित्रों, बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ, बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी वहाँ थे तो मालूम हुआ ही होगा। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में, आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो MSME के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका
2 और 2.5% देश में 36 करोड़ एमएसएमई है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है। तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। मुझे इसके अलावा 3 बातें कहनी है, फिर आपके सवाल में लूंगा। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती, दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनके खुद की नियुक्ति में की गई है। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी एक रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफी उस पर बहस हुई थी कि 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। उन्होंने कहा युवा की नई परिभाषा दी उन्होंने, कहा तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। तो मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफी भक्ति और आध्यात्म में जुटे रहते हैं। तो ये इस तरह की बातें कहना, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आज इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूं, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। उनको कौन पढ़ाता है? उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में है। तो दूसरी बात मुझे कहनी है, और ये राष्ट्रीय विषय है, 4% रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए, और वो ओबीसी कोटा क्लॉज 2B में किया। ओबीसी का हक मारा गया। आप उपासना पद्धति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते, आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, ये भारत के संविधान में भी निषेध है। फिर भी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? ओबीसी मिलता है तो ओबीसी कैटेगरी में कोई मुस्लिम ओबीसी के लोग हैं तो चले आ सकते हैं, वो बैकवर्ड के रूप में आते हैं, मुस्लिम के रूप में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये वोट बैंक की लालसा कहां तक चलेगी? कांग्रेस पार्टी कहां सिमट गई, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, कांग्रेस वहीं खड़ी है। तो लगता है कांग्रेस पार्टी अपना वजूद कंप्लीटली खत्म करेगी क्या? वोट के लिए आप कहां तक जाएंगे? ये मुझे दूसरा सवाल करना है। और अंतिम सवाल ये करना है, कल एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है योगी जी के द्वारा कि आगरा में औरंगजेब के किले पर जहां शिवाजी को कैद कर रखा गया था, उसके सामने उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने की अनुमति दी गई है और महाराष्ट्र सरकार उसको बनाएगी। शिवाजी और औरंगजेब 2 व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास के। किसकी विरासत लेना चाहते हैं? औरंगजेब भारत की विरासत नहीं हो सकते। जब भी भारत की विरासत होंगे तो शिवाजी होंगे। अब जो लोग उस पर करते हैं अपनी राजनीति, उनको करने दें, लेकिन ये स्पष्ट जानना चाहिए कि औरंगजेब कभी भी भारत की विरासत नहीं हो सकते। आज उनके डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, उनकी क्रूरता के बारे में, कितने मंदिरों को तोड़वाया उन्होंने। लगभग 93 तो एक्नॉलेज करते हैं औरंगजेब की ऑफिशियल किताबों में, या 83 शायद। और बाकी जो उन्होंने किया, क्या काशी में किया, क्या बाकी जगह किया। तो अब ये स्वीकार नहीं है कि औरंगजेब की विरासत को लोग सम्मान से देखने की कोशिश करें। हमेशा शिवाजी खड़े रहेंगे। तो मुझे लगा कि अपनी ओर से कह दूं। अब बाकी आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस, जो भी आप अब आप कौन मेरा सवाल जुडिशरी से जुड़ा हुआ है
अभी 3 ऐसे मामले सामने आए। अच्छा, मैंने जो 3 माननीय छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया, कर्नाटक के बारे में बताया, राहुल गांधी के बारे में बताया और बजट के बारे में, तो मैं मान के चलूं कि इस पर सवाल नहीं करना है, हाँ? चलिए सर, मेरा एक बहुत ही ज्यादा गंभीर, क्या हाल ही में ऐसे मामले आए कि मासूम बच्चियों के साथ 3 साल, 5 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ रेप और हत्या के आरोपी को जज छोड़ रहे हैं। और ऐसा एक गंभीर मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है जब जज ने 2 मासूम बच्चियों के हत्यारे और रेप करने वाले आरोपी को छोड़ के उसे बरी कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। और उस आरोपी ने जेल से छूटते ही 7वें दिन फिर 11 साल की बच्ची को जंगल में जाके रेप करके मार डाला। क्या जजों के ऊपर भी लगाम कसने का वक्त नहीं आ गया? देखिए, मैं इस निर्णय को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं सीधा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील भी हूँ, इसके बिना पढ़े टिप्पणी करना उचित नहीं है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि माननीय न्यायाधीश बेटी, बच्ची, इनके बारे में थोड़ा संवेदनशील बने, ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा। और विशेष रूप से एक जो निर्णय आया है लखनऊ के एक जज साहब का, उन्होंने क्या निर्णय किया है कि क्या छूना उचित है, अनुचित है, नॉट फेयर, ये गलत है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो न्यायमूर्तियों का भी काम है ध्यान रखना कि बेटियों के बारे में संवेदनशीलता रखी जाए। अग्निवाण से राजेश जी। तो आपके वोट बैंक बढ़ाते हैं, आपका वोट बढ़ाते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि वो परिपक्व हो, वो अच्छी बातें करें या वो सीखें? भाई, अग्निवाण ने तो बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। विचार करना पड़ेगा, विचार करेंगे, ठीक है। अग्निवाण ठीक ठाक है। आप सबसे पहले आप लोग बुलाया था हमने। हाँ, मैं इनके साथ ही गया था, इसलिए कहा अग्निवाण के ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ, विचार करूँगा। नई दुनिया से लोग सर, क्या इतिहास पे बहस करने की प्रासंगिकता क्या, और क्या सरकार कब्र हटाएगी? और देखिए, वो विषय तो मध्य प्रदेश सरकार है, मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपका सवाल है क्यों नहीं, महात्मा गांधी पर सही पिक्चर क्यों नहीं बननी चाहिए, भगत सिंह को सही तरीके से प्रस्तुत क्यों नहीं करना चाहिए, छावा में संभाजी के साथ जो क्रूरता की गई वो देश को जानने का अधिकार है, बताना चाहिए। और फिल्म एक बहुत बड़ी माध्यम है, और देखते हैं तो उनको सच्चाई मालूम होती है क्या क्या किया गया। मैं बताऊं कि जब गांधी पिक्चर आई थी तो उसके कुछ दिन में अमेरिका गया था, तो वहाँ कई अमेरिकन लोगों ने बताया कि गांधी जी और भारत के साथ जो अन्याय ब्रिटिश ने किया था, सिनेमा हॉल में देख के हम रो गए, हमें नहीं मालूम था। तो सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है। पीटीआई से हर्षवर्धन जी। शंकर जी, जिस किस्म से नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आरजेडी सवाल कर रही है, जैसा कि उन्होंने अपमान किया ऐसा आरोप लगा रही है, तो चुनाव में जाने वाले क्या लग रहा है आपको? देखिए, आरजेडी तो रोज ही बोलती है। रविशंकर जी का एक और परिचय मालूम है ना, चारा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाले वकील हम ही है ना, मालूम है कि नहीं मालूम है? लालू जी जेल गए ना, अलकतरा घोटाले में गए ना, अभी जमीन लैंड फॉर जॉब भी केस चल रहा है। तो जिस तरह से अराजकता में बिहार को ठेला और नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, आज बिहार में पूंजी निवेश हो रहा है, आइए पटना आप दिखाएंगे, मेट्रो भी आ रहा है, काफी काम हो रहा है। अब बाकी वो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए। वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी।